ठीक है, शुरू करें। और अगर आप इन बैचेस की तलाश में हैं आरआरबी जेई के या फिर एलपी ट्रेड वगैरह के, तो इसके बैचेस करियर विल ऐप पे चल रहे हैं। आप ऐप खोलोगे ना करियर विल ऐप, तो आप सबसे नीचे बैच का ऑप्शन आता है, उस पे क्लिक करना। सबसे नीचे बैच पे क्लिक करोगे, ऊपर कैसे एग्जाम का सेक्शन दिखेगा, एसएससी बैंक टीचिंग परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल आपके एग्जाम में जो आता है वो है कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का पूरा नाम क्या है। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का नाम है आपका पीएमसी का पूरा नाम क्या है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल अस्थायी चुंबक चल कुंडली। परमानेंट मैग्नेट अस्थायी चुंबक मूविंग कॉइल चल कुंडली। इससे बेसिक सवाल जो सबसे ज्यादा आता है वो ये डीसी नापता है कि एसी नापता है? ये सिर्फ और सिर्फ डीसी नाप सकता है, एसी नहीं नाप सकता। और डीसी में भी ये डीसी वोल्टेज नाप सकता है, डीसी करंट नाप सकता है, पावर नहीं नाप सकता। नहीं, अगर आप इसे पावर नापना चाहोगे यानी एज ए वाट मीटर आप इसका इस्तेमाल करना चाहोगे तो वाट मीटर के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी पीएमसी को एज ए वोल्ट मीटर आप यूज कर सकते हो, अमीटर के तौर पर यूज कर सकते हो, वाट मीटर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वोल्ट मीटर में भी केवल डीसी वोल्टेज नापेगा और अमीटर के तौर पर केवल डीसी करंट नापेगा। वाट मीटर के तौर पर हम पीएमसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा से मान लीजिए हमने पीएमसी को एसी दे दिया तो क्या हो जाएगा? अगर आप एसी दोगे तो उसका पॉइंटर 0 पे रहेगा, वो हिलेगा डुलेगा नहीं। आपने 10 एम्पीयर एसी दिया, पॉइंटर 0 पे, 50 एम्पीयर एसी दिया, पॉइंटर 0 पे, 100 एम्पीयर एसी दिया, पॉइंटर 0 पे। आप एसी में कोई भी वोल्टेज करंट दोगे आपका पॉइंटर 0 पे ही रहेगा, वो हिलेगा डुलेगा नहीं। तो आपका जवाब होगा अगर हम एसी करंट दे ही दें पीएमसी को तो क्या होगा? तो उसका पॉइंटर कोई रीडिंग नहीं देगा, वो 0 पर ही रहेगा। यानी एसी के लिए आप पीएमसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो आपने पढ़ लिया कि एसी पर इसकी सुई घूमेगी नहीं, इसका नील घूमेगी नहीं। फिर थोड़ा सा और अगर गहराई में सवाल बनाया जाए तो ये पूछा जाता है कि अगर पीएमसी है और पीएमसी को हमने एसी दिया तो आप कहते हो कि सर एसी देने पर उसमें कोई रीडिंग नहीं आएगी। रीडिंग तो नहीं आएगी, पॉइंटर तो 0 पे रहेगा, लेकिन पॉइंटर 0 पे रहेगा। दो प्रकार का सवाल आता है कि अगर हमने एसी में लो फ्रीक्वेंसी एसी दिया तो क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी एसी दिया तो क्या होगा। अगर आप कम फ्रीक्वेंसी की एसी दोगे तो पॉइंटर रहेगा तो 0 पर ही, पर 0 पर वाइब्रेट करेगा ऐसे 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 ऐसे। अगर आपने एसी दिया पॉइंटर रहेगा 0 पर, 0 से 10 पे नहीं चला जाएगा, 0 से 2 पे भी जाएगा, रहेगा 0 पर 0 पर ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा। तब अगर आपने लो फ्रीक्वेंसी की एसी दिया तो पॉइंटर विल वाइब्रेट एट 0 या पॉइंटर विल ऑसिलेट एट 0, शून्य पर रीडिंग पर आपका पॉइंटर कंपन करेगा। और अगर आपने हाई फ्रीक्वेंसी की एसी दिया तो पॉइंटर आपका 0 पे बिल्कुल रुका रहेगा, कोई कंपन नहीं करेगा। तो एसी देने पर भी दो टाइप के सवाल बनाए जाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एसी और लो फ्रीक्वेंसी एसी। हाई फ्रीक्वेंसी एसी पर पॉइंटर अगर जैसे या की स्केल है और 0 है तो आपका पॉइंटर 0 पे रुका रहेगा अगर हाई फ्रीक्वेंसी की एसी दोगे। और लो फ्रीक्वेंसी की एसी दोगे तो पॉइंटर रहेगा 0 पर, हल्का कंपन करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, यानी कोई रीडिंग नहीं मिलने वाली, बट कंपन करेगा, ऑसिलेशन करेगा। वो सवाल पूछा जा सकता है लो फ्रीक्वेंसी एसी पर। ठीक है, अच्छा इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल आपको बताते हैं, थोड़ा सा शुरू करें। अरे बोलो भाई, वर्किंग प्रिंसिपल की कहानी है, डायग्राम दिख रहा है कि नहीं? चंदन पाल, दीपक कुमार, मिस्टर दर्शन, रुपेश, बोलिए। एवरेज वैल्यू पर काम करता है, लोग बोल रहे हैं पीएमसी। हाँ, एवरेज वैल्यू, डीसी वैल्यू, जो कुछ भी कहो। आइए अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। पीएमसी में क्या होता है ये डायग्राम आप सीख गए तो आपका काम पीएमसी का 30 मिनट के अंदर पीएमसी खत्म होता है। देखो, एक नॉर्थ पोल ये और एक साउथ पोल, दो मैग्नेट हमने लिया। ये परमानेंट मैग्नेट होता है। कैसा होता है? परमानेंट मैग्नेट, अस्थायी चुंबक। ये तो परमानेंट मैग्नेट है। यहाँ पे कॉइल है, मान लीजिए कॉपर की कॉइल। कॉइल कैसी रहती है? ऐसे कॉपर की कॉइल है, ऐसे एक टर्न, फिर दूसरा टर्न, फिर तीसरा टर्न, और बाद में कॉइल निकाल देते हैं। यही कॉइल हमने यहाँ पे दिया। ये कॉइल जो हरे रंग की कॉइल है, कॉइल से आपका पॉइंटर लगा हुआ है, स्केल है, इसके लिए पैमाने पॉइंटर है आपका। ये जो कॉइल यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है और एक स्प्रिंग यहाँ पे लगी हुई है, यानी ये कॉइल, ये स्प्रिंग, ये पॉइंटर, ये स्केल, ये तो परमानेंट मैग्नेट। मोटा मोटा डायग्राम बना दिया। अब जो भी करंट आपको नापनी होती है वो करंट आप इसमें फ्लो कराओगे। मान लीजिए आपको 10 एम्पीयर करंट नापनी है, हमको भी पता होगा 10 एम्पीयर है, हमें 10 एम्पीयर नापना है, मुझे बतानी वो पॉइंटर घूम के बताएगा, तो 10 एम्पीयर का इसमें फ्लो कराओगे ऐसे। वो करंट ऐसे कॉइल फ्लो करके यहाँ से बाहर निकलेगी। तो अगर आपको करंट नापनी है तो आपको करंट इसमें फ्लो कराएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब आप बताइए, जब आपको करंट जो भी करंट लीजिए, जो करंट इसमें फ्लो कराएंगे आप, और जब करंट इसमें फ्लो कराएंगे और यहाँ से आप फ्लक्स भी पास होगा, ये परमानेंट मैग्नेट है। यहाँ फ्लक्स पैदा करेगी, आपको किसी करंट की जरूरत नहीं है। यहाँ करंट, यहाँ फ्लक्स पैदा करेगी, किसी करंट की जरूरत नहीं है। वो फ्लक्स पहले से है, चुंबक तो पहले से है। कैसे? ये परमानेंट मैग्नेट है, अस्थायी चुंबक। तो यहाँ से आप फ्लक्स जा रहा है और जो करंट मीजर करनी नापनी वो करंट हम इसमें पास करा रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम के वापस आ रही है। अब कितने करंट है हमारी जरूरत के हिसाब से होगा। ये करंट आ रही है ऐसे और फ्लक्स आ रहा है ऐसे। आपने क्या पढ़ा है? जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है। व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ए फोर्स एक्ट्स ऑन इट। व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर, कहां से करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया? जो करंट नापनी है वो फ्लो करा रहे हैं। इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गई? परमानेंट मैग्नेट से आ गई। जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है। तो कॉइल पे बल लगेगा तो कॉइल घूमेगी, कॉइल घूमेगी, कुंडली घूमेगी, चल कुंडली, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या? चल कुंडली। इसका नाम क्या है? अस्थायी चुंबक चल कुंडली, मूविंग कॉइल। कॉइल मूव करती है क्योंकि कॉइल पे फोर्स लगता है। कॉइल गति करती है, कॉइल गति करती है, चलती है, इसलिए चल कुंडली। और अस्थायी चुंबक होता ही है, तो अस्थायी चुंबक है यहाँ पे ये और ये, इसलिए अस्थायी चुंबक। ये कॉइल पे फोर्स लगता है, कॉइल घूमेगी, चल कुंडली, अस्थायी चुंबक चल कुंडली। जब कॉइल घूमती है तो कॉइल के साथ पॉइंटर लगा है, वो भी घूमता है और पॉइंटर घूम के रीडिंग देता है, बता देता है कितनी करंट है। पॉइंटर उतना ही घूमेगा, पॉइंटर उतना ही घूमेगा, कितनी करंट होगी उस हिसाब से पॉइंटर रीडिंग देकर हम बता देंगे कितनी करंट है। बोलो, अरे नहीं आ समझ में? अब यहाँ से सवाल क्या बनेगा? पहला सवाल बनता है कि जो आपका परमानेंट मैग्नेट है किस मटेरियल का बना होता है? बताइए। परमानेंट मैग्नेट बना होता है एल्डिको का या एल्कोमैक्स का? परमानेंट मैग्नेट बना होता है किसका? परमानेंट मैग्नेट बना होता है एल्डिको का, यानी एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट मिश्र धातु का, या एल्कोमैक्स। एल्कोमैक्स का बना होता है, एल्डिको का बना होता है। कौन परमानेंट मैग्नेट? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, जो स्प्रिंग बनी होती है, स्प्रिंग किस मटेरियल की बनी होती है? स्प्रिंग बनी होती है फास्फर ब्रोंज की। स्प्रिंग किसकी बनी होती है? फास्फर ब्रोंज। स्प्रिंग किसकी बनी होती है? स्प्रिंग बनी होती है फास्फर ब्रोंज की। स्प्रिंग इज मेड ऑफ फास्फर ब्रोंज, फास्फर ब्रोंज की स्प्रिंग बनी होती है। ठीक है, अच्छा वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल आपका ये है, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ फोर्स ऑन इट एंड ड्यू टू दिस फोर्स द पॉइंटर मूव्स। जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है और इस बल के कारण आपकी सुई या पॉइंटर घूमता है और पॉइंटर घूमेगा तो रीडिंग मिलेगी। बोलो, कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई। लॉरेंज फोर्स प्रिंसिपल रुपेश का कहना है इसमें बहुत कंफ्यूजन है। दीपक कुमार पंडित का कहना है। अनिल उत्पल हमारे साथ हैं, स्वागत है अनिल उत्पल। क्या कंफ्यूजन इसमें? ये धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा, उस पर बल लग गया। परमानेंट मैग्नेट का क्या काम है? टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। एल्को एल्कोमैक्स से हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। कठोर चुंबकीय पदार्थ इसी का इस्तेमाल हम करते हैं, किस लिए? अस्थायी चुंबक को बनाने में। तो परमानेंट मैग्नेट कौन सा पदार्थ? ये उसका सिद्धांत है। और ये स्प्रिंग बनी होती है फास्फर ब्रोंज की। क्लियर है कहानी? ये केवल डीसी नापता है, एसी नहीं नापेगा। एसी में इसकी रीडिंग तरीके से 0 होगी। इतनी कहानी क्लियर? फिर सवाल आता है कि उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता है, विक्षेपण वाला गुण। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है? वो टॉर्क जो पॉइंटर घुमाता है। पॉइंटर अगर 0 पे है, पॉइंटर को 10 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, 50 एम्पीयर पे ले आना है, उसके लिए जो टॉर्क जिम्मेदार है उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला है BI यानी बीना। बीना क्या है? बीना बी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जो फ्लक्स डेंसिटी आपकी यहाँ से जा रही है, ये यहाँ से जो फ्लक्स डेंसिटी पास हो रही है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, वो है बी। वो क्या है? बी। आई क्या है? उसमें जो करंट फ्लो हो रही है, ये जो करंट फ्लो हो रही है इसमें, ये आई है। जो करंट फ्लो इसमें आई, जो करंट नापनी है आपको, जो फ्लो करा रहे हो आप इसमें से कॉइल में घूम के जितने भी टर्न होंगे उस हिसाब से नाप देते हैं, वो करंट है आई। और एन क्या है? एन है नंबर ऑफ टर्न। एन क्या है? एन है टर्न की संख्या। कितने टर्न है? जैसे एक टर्न, फिर 2 टर्न, फिर 3 टर्न, फिर 4 टर्न, जितने भी टर्न होंगे वो टर्न है। और ए क्या है? जो कॉइल है, कॉइल का क्षेत्रफल है। ए क्या है? कॉइल का क्षेत्रफल। ये जो कॉइल है आपकी, जैसे
एक टर्न मान लो हो गया, फिर 2 टर्न, फिर 3 टर्न, फिर 4 टर्न, ऐसे। तो कॉइल जो है, कॉइल का क्षेत्रफल भी होगा, एरिया भी होगा, तो एरिया जो आपका क्या है, ए है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला हो गया DINA, याद रहेगा। DINA बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लो, बीना BINA। यहां से समझ में आ रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इस पे भी कई बार निकल आता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पर भी, कोई दिक्कत? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग विनोद, गुणले, शिवम, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा सवाल आता है कि इसमें जो हम कंट्रोलिंग टॉर्क है उसके किसका इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम स्प्रिंग कंट्रोल विधि का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है? जब आपका पॉइंटर मान लीजिए 0 से घूम के 50 एम्पीयर पे गया, तो पॉइंटर की गति को नियंत्रित करने के लिए हम कंट्रोलिंग टॉर्क या नियंत्रण बल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर करंट 30 एम्पीयर है, करंट 0 हो जाए तो पॉइंटर वापस लौट के आ जाए। तो एक तरीके से कंट्रोलिंग टॉर्क या नियंत्रण बल पॉइंटर की गति को नियंत्रित करता है। जैसे पॉइंटर 0 पे है, 50 एम्पीयर करंट आ गई, पॉइंटर 50 पे आ गया, अब करंट 0 हो गई, तो 0 हो गई तो पॉइंटर को 50 पे, वो 0 पे वापस आने नहीं आना है, तो 50 पे पॉइंटर है, फिर 0 पे आ जाएगा। ये काम कौन करेगा? स्प्रिंग करती है। तो हम स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिंग नियंत्रण विधि का। ठीक है, जैसे ये देखो, ये कोई स्प्रिंग यहां बंधी हुई है, अगर आप स्प्रिंग पे इधर फोर्स लगा रहे हो, मरोड़ रहे हो स्प्रिंग को, इधर आप बल लगा रहे हो टीडी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो स्प्रिंग उल्टे दिशा में फोर्स लगाती है, टॉर्क लगाती है, इसको बोलते हैं टीसी कंट्रोलिंग टॉर्क। इधर जो टॉर्क लगा रहे हो टीडी, इधर जो टॉर्क लगा रहे हो टीसी कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क होता है K × थीटा। स्प्रिंग को जितना मरोड़ोगे, स्प्रिंग पे जितना फोर्स लगाते, स्प्रिंग को जितना मरोड़ोगे, स्प्रिंग उतना ज्यादा फोर्स उल्टी दिशा में लगाएगी, अपने आप को पहले वाली अवस्था में ले आने के लिए। तो स्प्रिंग अपने आप को पहले वाली अवस्था में ले आने के लिए जो फोर्स लगाती है, अपने आप को पहले वाली अवस्था में लाने के लिए जो फोर्स लगाती है, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क या रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हो आप। ये स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया कंट्रोलिंग टॉर्क है, और टीडी बाहर से लगाया कोई टॉर्क वाला गुण है। तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है K × थीटा, जहां K स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो तीसरा समानुपाती थीटा। तो स्प्रिंग के केस में जो कंट्रोलिंग टॉर्क थीटा के समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितना ज्यादा मरोड़ोगे स्प्रिंग को, स्प्रिंग उतना ज्यादा कंट्रोलिंग टॉर्क लगाएगी। थीटा ज्यादा, तीसरा जितना ज्यादा मरोड़ोगे स्प्रिंग को, स्प्रिंग उतना ज्यादा कंट्रोलिंग टॉर्क लगाएगी। जब पॉइंटर किसी से रुका होता है, तो वहां पे टीडी और टीसी का परिमाण बराबर होता है। टीडी बराबर हो गया थीटा, जब टीसी के थीटा है तो टीडी के थीटा होगा, क्योंकि टीडी और टीसी का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, पॉइंटर टीडी रुका होता है, तो यहां से टीडी भी समानुपाती थीटा हो गया, यानी टीडी और थीटा के बीच में ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ लीनियर आएगा। टीडी और थीटा के बीच में ग्राफ बनाओगे, ग्राफ कैसा? लीनियर। जो स्केल होती है पीएमसी की यूनिफॉर्म होती है, लीनियर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पीएमसी की स्केल कैसी होती है? पीएमसी की स्केल लीनियर होती है या यूनिफॉर्म होती है, एक समान होती है, रेखीय होती है। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क किसका इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेट का शेप कैसा होता है? यू शेप का मैग्नेट होता है। मैग्नेट का शेप यू आकार का, कुछ ऐसे यू आकार का मैग्नेट होता है, दिख रहा है? यू आकार का मैग्नेट है, ये यू शेप का मैग्नेट है। तो मैग्नेट है, उसका आकार कैसा होता है? यू जैसा। तो मैग्नेट का शेप पूछ लेता है कई बार, मैग्नेट का शेप कैसा होगा? यू। फिर आता है डैम्पिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपकी करंट 50 एम्पीयर हुई, तो पॉइंटर 0 से 50 एम्पीयर पे आ गया। अब 50 एम्पीयर पॉइंटर बिल्कुल रुक नहीं आता, बस कंपन करता है 50 एम्पीयर, ऐसे हिलता डुलता है, वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन को ठीक करने के लिए, खत्म करने के लिए हमें एक और टॉर्क की जरूरत पड़ती है, इसको बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क या अबंधन टॉर्क। करंट भी 0 है, पॉइंटर 0 पे, करंट 50 एम्पीयर आए तो पॉइंटर 0 से 50 पे आया, 50 पे रुक नहीं आता, पॉइंटर कंपन करता रहता है। उस कंपन को, उस डैम्पिंग को, उस ऑसिलेशन को खत्म करने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं, और डैम्पिंग टॉर्क के लिए हम एडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं पीएमसी में। तो सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट 5 सवाल बन सकता है वो ये कि डैम्पिंग कौन सी? पीएमसी में। आप लोग एडी करंट डैम्पिंग, बोला कंट्रोल के लिए, कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए, नियंत्रण बल के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? आप जवाब स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा पूछा स्केल कैसी होती है? बोला लीनियर होती है, यूनिफॉर्म होती है, रेखीय होती है, एक समान होती है। बोला पीएमसी क्या नापता है? डीसी की एसी, आप बोलना डीसी नापता है, और डीसी में भी डीसी वोल्टेज या डीसी करंट पावर बिल्कुल भी नहीं नापता है। पूछेगा कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसका बल लगता है, और उसी बल के कारण आपका पॉइंटर घूमता है। मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर स्पेस मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉनिक एंड दैट फोर्स विल रोटेट, और रोटेशन की डायरेक्शन निकालनी हो तो फिर लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी आया था आपके आरबीडी एलपी एग्जाम में सीबीटी में लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल का सवाल, और आपने से बहुत सारे गलत किया, आप लोगों ने नहीं, और बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। ठीक है, इतनी कहानी समझ आई। और तो सवाल आता है वो ये कि पीएमसी की खूबी क्या है, पीएमसी की कमी क्या है? बोलो बताइए। दिनेश कुमार, रूपेश, टेक्निकल, संजय मोहांती, बोलिए। देखो इसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है? फायदा यह है कि स्केल यूनिफॉर्म होती है। स्केल क्या होती है? लीनियर यूनिफॉर्म स्केल, रेखीय एक समान पैमाना होता है, पैमाना है इसका, जो पैमाना होता है वो रेखीय एक समान होता है, अच्छी बात है। ठीक, ऐसे टीडी भी थीटा है और टीडी भी यानी है, डिफ्लेक्टर भी यानी है, तो आप यहां से लिख सकते हो कि के थीटा और बी यानी तो थीटा समानुपाती आई, यानी थीटा और आई जो ग्राफ बनाओ, तीन ग्राफ बनाओ, तो छोड़ो, आपको एडवांटेज देखना है, इसका पैमाना एक समान होता है। दूसरा, टॉर्क अपॉन वेट रेशियो इसका ज्यादा होता है। किसी भी मशीन में टॉर्क अपॉन वेट रेशियो उस मशीन की सेंसिटिविटी को बताता है। किसी भी मशीन में जो टॉर्क अपॉन वेट रेशियो है, बलागुण अपॉन उसका भार, वो क्या बताता है? उसकी सेंसिटिविटी को बताता है। मैं चाहता हूं क्या कि किसी भी मशीन में टॉर्क अपॉन वेट यानी बलागुण और भार का अनुपात ज्यादा हो। देखो भार का मतलब जिस चीज को घुमाना है उसका भार, जैसे मुझे पॉइंटर को घुमाना है तो जो भी मूविंग हिस्सा है, घूमने वाला हिस्सा, जिसको घुमाना है उसका भार, और उसको घुमाने के लिए टॉर्क लगा है उसकी वैल्यू। तो टॉर्क किसी को घुमाना है उसको घुमाने के लिए कितना बलागुण चाहिए, और भार जिसको घुमाना है उसका भार कितना है। बलागुण पर भार किसी भी मशीन का उसकी सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता को बताता है, और हम चाहते हैं किसी के लिए टॉर्क अपॉन वेट रेशियो हाई हो, लिखा हुआ नोट में। वी वांट हाई टॉर्क वेट रेशियो फॉर इंस्ट्रूमेंट। किसी उपकरण के लिए टॉर्क प्रति भार अनुपात उच्च होना चाहिए। किसी उपकरण का टॉर्क प्रति भार अनुपात उच्च होना चाहिए। इफ टॉर्क वेट रेशियो इज लो देन इंस्ट्रूमेंट इज नॉट गुड। अगर किसी उपकरण का टॉर्क अपॉन वेट रेशियो कम है तो उपकरण अच्छा नहीं है। और टॉर्क अपॉन वेट रेशियो ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। किसी उपकरण का टॉर्क अपॉन भार का अनुपात है वो उपकरण की संवेदनशीलता को बताता है। आप क्या चाहोगे, इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव हो या ना हो? सेंसिटिव हो और सेंसिटिव कम हो, क्या फर्क पड़ेगा? सेंसिटिव होने का मतलब क्या? आपका पॉइंटर जैसे 0 पे है, करंट 0.1 एम्पीयर गई, पॉइंटर घूम जाएगा थोड़ा सा 0.1 के लिए। करंट 0.2 एम्पीयर गई, पॉइंटर घूम जाएगा 0.2 के लिए, अगर सेंसिटिव है तो। और अगर सेंसिटिव नहीं है तो करंट 0.0 पे, करंट 0.1 आई, पॉइंटर घूमना चाहिए, पॉइंटर रुका 0 पे। करंट 0.2 आई, पॉइंटर घूमना चाहिए थोड़ा सा, पॉइंटर घूम नहीं रहा, 0 रुका है। करंट 0.4 एम्पीयर आई, पॉइंटर घूमना चाहिए थोड़ा सा, पॉइंटर घूम नहीं रहा। पॉइंटर का जब तक 5 एम्पीयर करंट नहीं आई तब तक मैं घूमूंगा नहीं। तो वो करंट सेंसिटिव नहीं है कि जिसको घुमाने के लिए ज्यादा करंट चाहिए। जैसे कि मेरा हाथ है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा वेट रखूं, मेरा हाथ थोड़ी बहुत वेट से आगे पीछे नहीं होने वाला है जब तक ढेर सारा वेट नहीं रखेंगे। ऐसे पॉइंटर को घुमाने के लिए, डुलाने के लिए, चलाने के लिए कम से कम थोड़ा बहुत टॉर्क तो चाहिए, जो टॉर्क पॉइंटर घुमा पाए। बहुत हल्का टॉर्क आएगा तो पॉइंटर घूमेगा ही नहीं, और बहुत हल्के टॉर्क से पॉइंटर तभी घूम सकता है जब पॉइंटर का वजन बहुत हल्का हो। पॉइंटर का वजन बहुत हल्का हो, जिस सिस्टम को घुमाना बहुत लाइट इन वेट हो। ठीक है, इसलिए पॉइंटर नॉर्मली एल्यूमिनियम वगैरह बनाते हैं जो वजन हल्का होता है। तो किसी भी उपकरण के लिए टॉर्क अपॉन वेट का रेशियो सेंसिटिविटी को बताता है, हम चाहते हैं उसकी सेंसिटिविटी हाई हो। अगर किसी उपकरण के लिए टॉर्क अपॉन वेट रेशियो कम है, अच्छा नहीं है वो, फिर यही इसकी खूबी क्या है? टॉर्क अपॉन वेट रेशियो हाई होता है, सेंसिटिविटी हाई होती है, स्केल लीनियर होती है। और अच्छा क्या नहीं है
है, नेगेटिविटी क्या है, नुकसान क्या है, एसी के लिए काम नहीं करेगा, डीसी पे काम करेगा, एसी पे काम नहीं करेगा। एक ही स्प्रिंग समय के साथ स्प्रिंग ढीली हो जाएगी, स्प्रिंग क्या होगी, स्प्रिंग बार-बार फैल रही है, स्प्रिंग से कंट्रोल कर रहे हो, उसमें फैल रही है, स्प्रिंग कुछ समय के बाद उतनी मजबूत नहीं रहेगी, तो शायद कोई अच्छी रीडिंग ना मिले, एरर आने लगे। साथ-साथ इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन स्प्रिंग, तापमान परिवर्तन का, तापमान कभी कम ज्यादा होगा तो स्प्रिंग की परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है, स्प्रिंग उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगी अगर आपका तापमान चेंज हो रहा है तो, और उसका कॉस्टली भी है। तो पीएमसी के नुकसान क्या है, मतलब अच्छी बात क्या नहीं है, महंगा है, किंतु महंगा सबसे पहले देखेगा। जैसे चीज कोई चीज देखी महंगी है बस आंख बंद करके दुकान से बाहर निकल जाता है, दुकानदार कहता है भैया इसमें ये भी है वो भी है, सब कुछ अच्छा है, एक मॉडर्न टेक्निक है, किंतु कहेगा यहाँ तो जेब में पैसा नहीं है, दुकान के अंदर नहीं जाएंगे, हमको सबसे सस्ता सामान तो भले सबसे खराब हो, ये महंगा है। तापमान अगर चेंज होगा तो स्प्रिंग के प्रभाव पड़ेगा, स्प्रिंग खराब हो जाएगी, समय के साथ स्प्रिंग खराब होगी और एसी पे काम नहीं कर सकता। और फायदा क्या है, स्केल यूनिफॉर्म है, टॉर्क पर रेशियो हाई है। पावर कंजम्पशन बाय पीएमसी इज आल्सो वेरी स्मॉल एंड इट इज गुड फॉर पीएमसी। पीएमसी जो पावर खपत करता है अपने चलने के लिए, जो शक्ति की खपत होती है पीएमसी के द्वारा, वो भी काफी कम होती है, जो कि अच्छा है, लगभग 25 माइक्रोवाट से 20 माइक्रोवाट, 25 माइक्रोवाट से 20 माइक्रोवाट के आसपास की पावर कंज्यूम करता है, ठीक है, इसी के आसपास। बोलो, पावर कंजम्पशन जो होती है वो भी बहुत कम होती है, माइक्रोवाट में होती है, मींस वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल आता है, व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ पीएमसी? पीएमसी की सेंसिटिविटी क्या होती है, देख रहे हो सामने दिख रहा है, टिंटू चंदन बोले, चंदन श्रीवास्तव लाइव हैं, चंद्रशेखर कुमार यादव, बताइए। सेंसिटिविटी होती है 1/I FSD। FSD क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, I मतलब करंट, यानी पॉइंटर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, पॉइंटर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन के जो करंट चाहिए वो है IFSD। जैसे पॉइंटर जीरो पे है, आपका पॉइंटर यहां से आप घूम सकता है एकदम, तो यहां से आप पूरा घुमाने के लिए जो करंट चाहिए वो करंट है IFSD। जैसे मान लीजिए ये आप देख रहे हो डायग्राम, ये कोई वोल्टमीटर है, यहां पे इसका पॉइंटर भी जीरो पे है, पॉइंटर कहां पे है, जीरो पे, पॉइंटर कहां पे है, जीरो पे। इस पॉइंटर को यहां से यहां तक घुमाना है, मैक्सिमम घुमाना है, पॉइंटर को यहां से यहां तक घुमाना है, पॉइंटर को यहां से यहां तक घुमाना है, मैक्सिमम घुमाना है, और यहां से यहां तक घुमाने के लिए जितना टॉर्क इसको चाहिए, जितनी करंट इसको चाहिए यहां से घुमाने के लिए, वो करंट क्या है, IFSD, ठीक है। तो अगर आपका पॉइंटर यहाँ है, यहाँ से अधिकतम घूम सकता है, आपका पॉइंटर यहाँ पे, यहाँ से अधिकतम घूम सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि जो करंट चाहिए वो IFSD। FSD का मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन, करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, पूर्ण विक्षेपण के लिए आवश्यक धारा। इसको रिवर्स करोगे तो सेंसिटिविटी मिल जाएगी। देखो V = IR होता है, I क्या होगा, V बना तो करंट की यूनिट क्या हो जाएगी, वैसे करंट की यूनिट आप जानते हो, अगर वोल्टेज के लिए मैं वोल्ट लिखूं, रेजिस्टेंस के लिए वोल्ट पर लिख सकते हो, करंट की यूनिट वोल्ट पर लिख सकते हो, हां वोल्ट पर तो वोल्ट पर को पहले तो 1/वोल्ट ओम ऊपर वोल्ट नीचे, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ओम/वोल्ट, सेंसिटिविटी की यूनिट हो जाएगी। तो कई बार आपसे सवाल दे देगा कि 2 मीटर है आपके पास, 1 मीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी है, दूसरे में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी है, वो सेंसिटिविटी किसकी ज्यादा किसकी कम होगी, तो जिसमें ये करंट ज्यादा होगी उसकी सेंसिटिविटी कम होगी, जिसमें करंट ज्यादा होगी उसमें सेंसिटिविटी कम होगी, और जिसमें करंट कम होगी उसमें सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। ये सवाल पूछ लिया जाता है। दूसरा कई बार देगा कि पीएमसी के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 4 है, तो बताइए सेंसिटिविटी कितनी होगी, तो सेंसिटिविटी 1/5 हो जाएगी। ऐसे करके सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर पाएंगे, सब गलत कर देंगे। चेन 2। अच्छा, फिर आता है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्या होता है पीएमसी में, बताओ। पीएमसी में स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, जब तापमान चेंज होता है पीएमसी में, तो तापमान चेंज होने की वजह से, टेंपरेचर चेंज होने की वजह से पीएमसी में कुछ एरर आने के चांसेस रहते हैं, कुछ त्रुटि आने के चांसेस रहते हैं। उस एरर को अगर आप चाहते हो मिनिमाइज कर दो, उसके लिए हम स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका, स्वैम्पिंग प्रतिरोध का। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस एक प्रकार का रेजिस्टेंस है जो गैलोमीटर के सीरीज में लगाते हैं या पीएमसी मीटर के सीरीज में लगाते हैं, इसलिए अगर टेंपरेचर वेरिएशन की वजह से कोई एरर आ रही हो तो एरर मिनिमम हो जाए, एरर ना आए। सो टू मिनिमाइज द एरर ड्यू टू टेंपरेचर वेरिएशन इन पीएमसी, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज यूज्ड। टू मिनिमाइज द एरर ड्यू टू टेंपरेचर वेरिएशन इन पीएमसी, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज यूज्ड। यानी पीएमसी में तापमान परिवर्तन के कारण अगर कोई त्रुटि आ रही है तो उस त्रुटि को न्यूनतम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का। सवाल जो आता है वो आता है कि स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं, तो ऑप्शन होगा टू मिनिमाइज द एरर ड्यू टू टेंपरेचर वेरिएशन, तापमान में परिवर्तन के कारण आने वाली त्रुटि को न्यूनतम रखने के लिए। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस किस पदार्थ का बना होता है, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस बना होता है मैग्नीन का। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बहुत सवाल आता है मैग्नीन से रिलेटेड कि मैग्नीन का इस्तेमाल किस लिए कर सकते हो आप पीएमसी में, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस के तौर पे। मैग्नीन किसकी किसकी मिश्र धातु है, किसका किसका है, कॉपर मैग्नीज और निकल का, कॉपर 84%, मैग्नीज 12%, निकल 4%। कॉपर को तांबा भी बोलते हो, यानी तांबा, मैग्नीज और निकल। सवाल पूछा गया क्या सर, बार-बार पूछा गया, क्या पूछा गया सर कि मैग्नीज किसका किसका एलॉय है, मैग्नीज किसकी किसकी मिश्र धातु का जवाब होगा तांबे का, मैग्नीज का और निकल का। पहला सवाल ये। और स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस किस मटेरियल का बना होता है, मैग्नीन का बना होता है। दूसरा, अगर आपके पास मैग्नीन ऑप्शन में नहीं है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस के लिए, तो आप कांस्टेंट या यूरेका को भी टिक कर सकते हो। हमारा जो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस होता है वो उस मटेरियल का बना होना चाहिए जिसका टेंपरेचर कोएफिशिएंट कम हो। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस या स्वैम्पिंग प्रतिरोध उस पदार्थ का बनाओ जिसका ताप गुणांक कम से कम हो। द मटेरियल व्हिच हैव लो टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। और ऐसा मटेरियल हमारे पास मैग्नीन है और दूसरा कांस्टेंट या यूरेका भी है। कांस्टेंट को यूरेका बोलते हैं, किसका किसका एलॉय है, ये कॉपर और निकल का एलॉय है। ये भी सवाल बार-बार पूछा गया है, ये सब सवाल आएगा सर क्या, ये सब सवाल पेपर में छपा हुआ है, सर रख लें, पेपर आउट कर दिया सर आपने, यहां पेपर आउट ही है। कांस्टेंट किसका किसका एलॉय है, कॉपर और निकल का, कॉपर 55%, निकल 45%, तांबा और निकल का एलॉय कांस्टेंट या इसी को यूरेका बोलते हैं, EUREK। तो मैग्नीन और कांस्टेंट की खास बात क्या है कि दे हैव वेरी लो टेंपरेचर कोएफिशिएंट। टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध ताप गुणांक का बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है। इसका मतलब ये है कि इसका और इसका अगर आप कोई मटेरियल लोगे, ये चाहिए, इसमें टेंपरेचर चेंज करने पर उस टेंपरेचर वेरिएशन का इनके रेजिस्टेंस पर मिनिमम इफेक्ट होगा, या टेंपरेचर चेंज करने पर उसका प्रभाव इनके ऊपर न्यूनतम होगा। यही है वेरी स्मॉल टेंपरेचर कोएफिशिएंट, वेरी स्मॉल ताप गुणांक का मतलब ये है तापमान अगर बदलेगा परिवर्तित होगा, लेकिन इस पदार्थ के प्रतिरोध पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा या इस पदार्थ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम अगर स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस या स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस बनाने के लिए पदार्थ यूज करेंगे या तो मैग्नीन या फिर कांस्टेंट। ऑप्शन में मैग्नीन है तो मैग्नीन टिक करेंगे, अगर मैग्नीन ऑप्शन में नहीं है तो कांस्टेंट को टिक करेंगे। ठीक, यहां तक कहानी क्लियर है, अरे बोलो। और दूसरा सवाल चलते चलते बोलिए, दूसरा सवाल चलते चलते हम पीएमसी को वोल्टेज नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीएमसी को हम करंट नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पावर नापने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो पीएमसी वोल्टेज नापता है यानी वोल्टमीटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, करंट नापता है तो अमीटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर पीएमसी अमीटर है जो कि बहुत कम करंट नाप पा रहा है, आप उससे ज्यादा करंट नापना चाहोगे तो क्या करोगे, तो आप पीएमसी अमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हो। क्या लगाते हो, पीएमसी के समांतर में शंट में एक छोटा प्रतिरोध लगाते हैं। ए स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू इंक्रीज द रेंज ऑफ पीएमसी अमीटर।
तो अमीटर अगर पीएमसी का है, मतलब जिसे करंट ना पा रहे हो और मैं चाहूं इसकी रेंज बढ़ा के ज्यादा करंट नापूं, तो मैं क्या करूंगा मैं पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाऊंगा। कहां रेजिस्टेंस लगाऊंगा? पैरेलल में। ये कहानी देखो, ये अगर अमीटर है उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे, किसके? अमीटर के पैरेलल में। और अगर हमारा वोल्टमीटर है तो वोल्टमीटर अगर है तो वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाना है तो वोल्टमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वोल्टमीटर के सीरीज में। और सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे, लार्ज वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद वोल्टमीटर टू इंक्रीज द रेंज। यानी अगर पीएमसी वोल्टमीटर है वो कम वोल्टेज नाप पा रहा है, मैं चाहता हूं ज्यादा वोल्टेज नाप, तो मुझे इंतजाम क्या करना होगा? तो मुझे वोल्टमीटर की सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना होगा। वो रेजिस्टेंस छोटी वैल्यू का या बड़ी वैल्यू का? तो बड़ी वैल्यू का, लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए। और अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए अमीटर के लिए ए स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू इंक्रीज द रेंज ऑफ अमीटर। पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे, एक्सटर्नल में रेजिस्टेंस लगाएंगे, रेंज बढ़ाने के लिए किसकी? अमीटर की। तो ये कहानी कितनी आपको बताइए, समझ में आई कि नहीं? कोई तकलीफ है तो बताइए। तो जो आप रेजिस्टेंस लगा रहे हो पैरेलल में अमीटर के ताकि उसकी रेंज बढ़े अमीटर की, या वोल्टमीटर के सीरीज में लगा रहे हो लार्ज रेजिस्टेंस ताकि वोल्टमीटर की रेंज बढ़े, वो रेजिस्टेंस किस मटेरियल का बने होने चाहिए? तो हम प्रेफर करते हैं कि जो सन रेजिस्टेंस और पीएमसी में जो आपने लगाया है पीएमसी अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, सन रेजिस्टेंस इन पीएमसी अमीटर मेरा मैग्नेट। हम ये चाहते हैं कि जो पीएमसी अमीटर में सन प्रतिरोध आप लगाते हो वो मैग्नेट का बना हो। और ऐसे जो सीरीज रेजिस्टेंस आप लगाते हो, सीरीज रेजिस्टेंस वोल्टमीटर में लगाते हैं, वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए वो चाहते हैं ऑप्शन अगर मैग्नेट करो या फिर कांस्टेंट या कांस्टेंट को यूरेका बोलते हैं। और मैग्नेट किसका लगा है? कांस्टेंट किसका लगा है? आपने बता दिया। ठीक है, मेरा कहने का मतलब अमीटर की पैरेलल रेजिस्टेंस लगाया सन में किस मटेरियल का बनाना चाहिए? मैग्नेट का। वोल्टमीटर की सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया रेंज बढ़ाने के लिए वोल्टमीटर की किस मटेरियल का बनाना चाहिए? मैग्नेट। ऑप्शन ये है। ठीक है, तो मटेरियल की चर्चा आपसे कर दी। तो मैग्नेट किसका लगा है? कांस्टेंट किसका लगा है? स्वयं रेजिस्टेंस क्या है? स्वयं रेजिस्टेंस किस मटेरियल का बना होता है? ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। कोई तकलीफ है तो बताइए, एनीवन बोलो। रुपेश कुमार बोल रहे हैं सन पे रेजिस्टेंस लगाएंगे तो रेंज बढ़ जाएगी मीटर की। और बोलिए, लगेगा आप खट से रिवाइज कर लोगे। ठीक, इसलिए कहा जाता है आप अपना नोट्स खुद का प्रिपेयर करिए और आपकी हैंडराइटिंग आपकी आंखों को सबसे अच्छी लगती है कि नहीं? तो पीएमसी से सवाल आएगा तो कर ले जाओगे। और कुछ कहना है तो बताइए, और कुछ कहना है किसी को तो बताइए। यानी पीएमसी डीसी पे काम करेगा, एसी पे नहीं। पीएमसी वोल्टमीटर मीटर के तौर पे काम करेगा, वाटमीटर के तौर पे नहीं। पीएमसी में परमानेंट मैग्नेट बना होता है एलिकोमैक्स का। प्रिंसिपल क्या है? जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक रखते हैं उस पे बल लगता है। इसमें स्प्रिंग किस मटेरियल बनी होती है? फास्फर ब्रोंज की बनी होती है। इसमें जो शेप होता है मैग्नेट का वो शेप का होता है। और इसमें हाई सवाल ये भी आता है कि अगर स्प्रिंग टूट जाए तो क्या हो जाएगा? अगर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में पीएमसी में आपकी रीडिंग दे रहा है कुछ पीएमसी 10 एम्पीयर 20 एम्पीयर 50 एम्पीयर और देखते ही देखते स्प्रिंग ब्रेक हो गई, स्प्रिंग इज ब्रोकन, स्प्रिंग स्नैप्स, स्प्रिंग स्नैप हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो क्या होगा? जो करंट नापनी हो करंट ऐसे आ रही थी, इसमें घूम कैसे जा रही थी? अगर स्प्रिंग टूट गई क्या होगा? जब स्प्रिंग टूट गई तो पीएमसी लेके क्या करोगे? जब स्प्रिंग टूट गई तो पीएमसी लेके क्या करोगे? स्प्रिंग टूट गई, लो स्प्रिंग टूट गई। अब जब स्प्रिंग टूट जाएगी, टूट नहीं स्प्रिंग गई, स्प्रिंग टूट गई तो स्प्रिंग टूट गई तो करंट आ पाएगी क्या? नहीं। कहां से करंट आ पाएगी? करंट आने का रास्ता स्प्रिंग के द्वारा ही तो था। तो अगर स्प्रिंग ही टूट गई तो जी के क्या करोगे? जब करंट आ रही थी स्प्रिंग के द्वारा, स्प्रिंग टूट गई तो करंट इसमें जाएगी नहीं। और जब करंट नहीं जाएगी तो जो रिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला है TD = BINA, इसमें आई की वैल्यू पुट करिए, आई की वैल्यू 0 पुट कर दो तो कोई करंट कॉइल में जा ही नहीं रही है। तो रिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग टॉर्क के विक्षेपण वाला कोण 0 हो गया। कोई विक्षेपण वाला कोण नहीं लगेगा, यानी आपका पॉइंटर घूमेगा ही नहीं। तो आपका जब रिफ्लेक्टिंग टॉर्क 0 हो गया, यानी अगर पॉइंटर पहले कुछ रीडिंग दे रहा था 40 एम्पीयर 50 एम्पीयर तक करंट नहीं होगी, लेकिन जैसे स्प्रिंग टूटी करंट 0, रिफ्लेक्टिंग टॉर्क 0, आप पॉइंटर अपने पहले वाली अवस्था पे आ जाएगा। कहां जाएगा? ओरिजिनल पोजीशन पे। तो अगर पॉइंटर कुछ रीडिंग दे रहा है, कुछ नाप रहा है करंट वगैरह या वोल्टेज वगैरह और देखते देखते स्प्रिंग टूट गई तो पॉइंटर क्या करेगा? 0 पे आ जाएगा, शून्य पे आ जाएगा। ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। D यानी B जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, I कॉइल करंट, N नंबर ऑफ टर्न है, टर्न की संख्या क्या है? कॉइल का क्षेत्रफल है। और फिर हमने ये भी बताया कि रेंज कैसे बढ़ा सकते हो। कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, डैम्पिंग के लिए एडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं, अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए पैरेलल में छोटा सा रेजिस्टेंस लगाते हैं, वोल्टमीटर के तौर पे सीरीज बढ़ानी होती है तो सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस लगाते हैं। और स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस जब तापमान में परिवर्तन की वजह से कोई एरर आ सकती है, उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में इसके वोल्टमीटर के आप पीएमसी मीटर के, उसको स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। मैग्नेट का बना होता है, मैग्नेट का बना होता है। और कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट कॉपर निकल का बना होता है। इन दोनों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? पूछा गया है कि रेजिस्टेंस बनाने में कई बार मैग्नेट और कांस्टेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बिकॉज़ दे हैव लो टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे अगर मुझे लीडर सेलेक्ट करना हो तो उस आदमी को लीडर सेलेक्ट किया जाएगा कि जिसको बहुत विपरीत परिस्थितियां देखकर जिसका दिल ना विचलित हो, वरना क्या होगा? ये देखा तो चलो गोली लगी मार्केट भाग गया लीडर, ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कहानी थी आज की। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। कुछ और कहना तो बोलो। चंद्र बोले सर रामबान आपका नोट है। रुपेश बोले सब बताइए टेक्नीशियन से जेई कैसे बने? अरे टेक्नीशियन से जेई क्या प्रमोशन के तो बन रहे हो क्या? ये एग्जाम दे करके जेई का सिलेबस पढ़ो, जेई का एग्जाम दो, जेई बनो। दिल्ली में एक दिन में आदमी 18-20 एलपीसी का फुल बैच भी चल रहा है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का। ठीक है दीपक, एग्जाम जब आप कोई देते हो और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके पीछे 3-4 कारण हैं। पहला, आपने अपने एग्जाम में जो सिलेबस है उसको ढंग से समझा नहीं है, उसको ढंग से पढ़ा नहीं है। पहली चीज कि आपने पढ़ा है आधा अधूरा कंटेंट पढ़ा है। वैसे पीएमसी आपने पढ़ा, आपने आधा अधूरा पीएमसी पढ़ा, आपने पूरा पढ़ा हुआ है तो पीएमसी से आपने पढ़ लिया। फिर उसके बाद उससे सवाल क्लियर से क्या है वो देखो आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। फिर उसके बाद आप टेस्ट सीरीज में आपके नंबर कैसे आ रहे हैं। जब टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ तो वापस जाओ और देखो कि क्या आपने नहीं पढ़ा है जिस वजह से नंबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जब टेस्ट सीरीज में नंबर आने लगे फिर आप एग्जाम दो, फिर फॉर्मल एग्जाम दो और फिर 1-2-3 एग्जाम दोगे पहले सिलेक्शन होगा। लेकिन आप क्या करते हो? आप पढ़ते नहीं हो, आप नोट्स अच्छे से नहीं बनाते हो, आप पीएमसी के क्वेश्चन अच्छे से नहीं करते हो, तो चीज रटनी चाहिए आप उसको रटना नहीं चाहते हो, टेस्ट सीरीज अच्छे से नहीं देते हो सीरियसली और सिलेक्शन नहीं होता, बोलते हो सर सिलेक्शन नहीं हुआ।